हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग परीक्षा विशेषांक देख रहे थे और आज परीक्षा विशेषांक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जितना भी मानचित्र का कार्य निर्धारित किया गया है, आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे, फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे तथा मानचित्र पर कैसे लोकेट करना है, कहाँ लोकेट करना है, इसको सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो 10 की सामाजिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत मानचित्र के कार्य के रूप में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अंतर्गत जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इतिहास से पूछा जाता है और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है भूगोल से पूछा जाता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि इतिहास के अंतर्गत जितने भी मानचित्र के कार्य होते हैं वह भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित होता है और उसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है तो उसी से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है। नंबर 1। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत यह देखा जाता है कि इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का जो उत्तर आता है उसी उत्तर को लोकेट किया जाता है। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और मानचित्र के अंतर्गत कैसे लोकेट किया जाता है इसको सीखने का प्रयास करेंगे। हम जब डीप में चर्चा कर रहे थे, यानी कि जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे, तो उस दौरान हमने 2 चीज़ें कहा था कि नंबर 1 कि आप राज्य को लोकेट करना सीखिए और भारत के जो मैप है उसमें राज्य की स्थिति को जानना प्रारंभ कीजिए कि कौन सा राज्य कहां पर अवस्थित है। नंबर 1। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मैं नोट्स के साथ इसका फैक्ट्स भी दे चुका हूं, यद्यपि मैं जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहा था उस दौरान भी इससे संबंधित जितने भी मानचित्र के कार्य थे उस पर मैं डिस्कशन किया था। यद्यपि मैं कहा था कि कुछ चीज़ें क्या होता है इधर उधर से पूछ देता है और वहाँ पर हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं, चाहे 1-2 जो क्वेश्चन होता है वह कहीं दूसरी जगह से पूछ देता है और उसी को हम लोग को विशेष रूप से देखना है। तो हम लोग आज फाइनल टच करते हैं और मानचित्र के अंतर्गत जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है उसी पर हम लोग खास तौर से डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का प्रारंभ हम लोग इतिहास से करते हैं। हमने जैसा कि कहा कि आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अगर फैक्ट याद नहीं है तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और जब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप मानचित्र भी लोकेट नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है, आपको याद होना चाहिए। यानी गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ है अवस्थित है? तो बिहार राज्य में है। इसको हम लोग नील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी की प्रेरणा स्वरूप जो चंपारण के किसानों ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा प्रचलित था, 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगर हम दूसरे नंबर पर चलते हैं तो 5 फरवरी सन 1922 की घटना है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उसमें गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित हुई, खूनी घटना घटित हुई, जिससे महात्मा गांधी दुखी होकर के क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और यहीं पर असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है। उसी तरह से 13 अप्रैल सन 1919 की घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के अवसर पर वहां पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उसी एकत्रित भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा निहत्थी जनता पर गोली चलाया गया था। इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं और यह जलियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? तो अमृतसर शहर में अवस्थित है और अमृतसर शहर कहाँ है? तो पंजाब राज्य में है। उसके बाद जो 3 और 4 आंदोलन देखना है, चाहे अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन की बात करें जो
कि वहाँ के सूती मिल के मजदूर क्या मांग कर रहे थे, तो वहाँ पर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार से खेड़ा आंदोलन हुआ जो 1918 का आंदोलन है। उसी तरह से 1928 का बरदोली का सत्याग्रह है, और ठीक उसके बाद जो 6 अप्रैल 1930 की घटना है, जो जहां पर महात्मा गांधी ने दांडी नामक गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र के जल को उबाल करके नमक बनाते हैं, और इस तरह से नमक कानून को क्या करते हैं, भंग करते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो इन्हीं आंदोलनों से हम लोगों को इतिहास के अंतर्गत प्रश्न भी पूछेगा और मानचित्र के रूप में लोकेट भी करना रहेगा। तो हम लोग लोकेट करना सीखते हैं पहले कि चंपारण कहाँ अवस्थित है। तो हमने बताया ना कि आपको भारत के मैप में आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर अवस्थित है, तभी आप मानचित्र का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा मानचित्र का कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए हमने यहां पर 2 मैप लगा रखे हैं। ये है आपका पॉलिटिकल मैप, यानी इसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, और यह है आपका फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र इसको कहा जाता है। जो आपको परीक्षा में जो मानचित्र मिलेगा, परीक्षा में मानचित्र ऐसा मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र आपको नहीं मिलेगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको जो मैप मिलेगा वह फिजिकल मैप मिलेगा। इसीलिए हम दोनों ही मैप यहां पर लगा रखे हैं, और आपको समझाने के दृष्टिकोण से कि आप संपूर्ण रूप से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले पॉलिटिकल मैप पर हम इसको लोकेट करते हैं मानचित्र पर, और उसके बाद हम लोग फिजिकल मैप पर देखेंगे कि जो हम लोकेट कर रहे हैं वह कहां पर अवस्थित है। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। मानचित्र यदि आपके पास होगा तो दोनों ही मानचित्र पर इसको एक बार केवल करके सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप आधा घंटा 1 घंटा आप परिश्रम करते हैं और आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाता है, और श्योर एंड सर्टेन है कि जरूर आप निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं। ये जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप पर हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हम लोग फिजिकल मैप पर देखेंगे। हमने कहा कि 1917 में जो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है, जिसको हम लोग चंपारण के नाम से जानते हैं, वहां पर नील आंदोलन हुआ था, और इसी नील आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो 3 कठिया प्रथा को हटा दिया गया। यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। यह कहां अवस्थित है, तो बिहार राज्य में अवस्थित है, चंपारण। तो बिहार राज्य में चंपारण यहां पर अवस्थित है, यहां पर अवस्थित है। अगर हम कहें कि अगर फिजिकल मैप के अंतर्गत हम लोग चंपारण को दर्शित करें, तो फिजिकल मैप के अंतर्गत चंपारण यहां पर है। हम लोग दोनों पर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। चंपारण के बाद यदि हमने कहा कि चौरी चौरा की घटना, तो चौरी चौरा की जो घटना घटित हुआ था, चौरी चौरा कहां अवस्थित है, तो गोरखपुर जिले में अवस्थित है। और गोरखपुर जिले कहां है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वांचल के अंतर्गत गोरखपुर जिला अवस्थित है, और यहीं पर अवस्थित है चंपारण। तो यह गोरखपुर और चंपारण। उसके बाद हमने कहा कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वह जलियांवाला बाग कहां अवस्थित है, तो अमृतसर में अवस्थित है। और अमृतसर कहां अवस्थित है, तो पंजाब राज्य में अवस्थित है। अब देखिए पंजाब राज्य यह है, तो अमृतसर यहां पर अवस्थित है, अमृतसर यहां पर अवस्थित है। अब यह दोनों को हम लोग लोकेट कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो चौरी चौरा मिलेगा यहां पर मिलेगा, और इसके अंतर्गत जो चौरी चौरा मिलेगा यहां पर इस क्षेत्र में, जो कि यह भारत का जो मैप है, इसके अंतर्गत चौरी चौरा यहां पर मिलेगा। यहां पर लोकेट कर देंगे, गलत नहीं होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि यह चंपारण है, यह आपका चौरी चौरा है, और यह है अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
उसके बाद हम लोग गुजरात राज्य में चलते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य में जो 4 आंदोलन है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगर अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन की बात करें जो 1918 में आंदोलन हुआ था, तो अहमदाबाद सूती मिल मजदूर का आंदोलन, तो यह अहमदाबाद गुजरात राज्य में यहाँ अवस्थित है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत, तो अहमदाबाद यहां पर अवस्थित है। उसके बाद देखते हैं तो 1918 में ही खेड़ा का आंदोलन हुआ था, खेड़ा का किसान आंदोलन हुआ था। चूंकि प्लेग फैलने के कारण किसान ये जो अतिरिक्त लगान देने में असमर्थ थे और वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार लगान को माफ कर दे। और यही कारण है कि महात्मा गांधी जो किसान को लेकर के वहां पर खेड़ा का आंदोलन करते हैं, 1918 में आंदोलन करते हैं। वह खेड़ा कहां अवस्थित है? गुजरात में। तो गुजरात में खेड़ा अवस्थित है, यहां पर खेड़ा अवस्थित है यहां पर। और इसके अंतर्गत यानी कि जो फिजिकल मैप है इसके अंतर्गत खेड़ा को कहां दिखाएंगे आप? तो यहां पर दिखाएंगे। उसके बाद बरदोली, तो 1928 में बरदोली का किसान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी किसानों को समर्थन किए तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, क्योंकि बरदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था वह सफल रहा था और बरदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो खैर उससे हम लोगों को यहाँ पर मतलब नहीं है। और बरदोली कहाँ अवस्थित है? तो बरदोली यहाँ पर अवस्थित है। अब ये देखिए तीनों ही गुजरात राज्य में अवस्थित है, इसलिए कोई भी आपको दिक्कत या डाउट नहीं होना चाहिए। ये है आपका बरदोली। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी दांडी मार्च करते हैं और दांडी नामक यानी गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वहां पर समुद्र के जल को उबाल करके क्या करते हैं? नमक बनाते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं। और नमक कानून भंग करने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। यह दांडी कहाँ है? तो जाहिर सी बात है कि समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो समुद्र के किनारे होगा। तो समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे दर्शित कीजिएगा, समुद्र के किनारे दर्शित कीजिएगा। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है और ये आपका फिजिकल मैप है और दोनों के अंतर्गत मैं दर्शित कर रहा हूं। ये देखिए कि यह आपका चंपारण है, यह चौरी चौरा है, यह अमृतसर है, यह अहमदाबाद है, यह खेड़ा है, यह बरदोली है और यह दांडी है। ठीक इसी प्रकार से यह फिजिकल मैप के अंतर्गत देखिए कि यह क्या है? चंपारण है, यह क्या है? आपका चौरी चौरा है, यह क्या है? अमृतसर है, यह क्या है? अहमदाबाद है, यह क्या है? खेड़ा है, यह क्या है? बरदोली है और यह क्या है? दांडी है। तो आंदोलन के रूप में जो इतिहास के अंतर्गत मानचित्र का कार्य जो पूछा जाता है इसी आंदोलन से केवल पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो पहले हम चर्चा उस पर कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपके कोर्स के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। यद्यपि परीक्षा के दौरान देखा जा रहा है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछा, उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले जो निर्धारित किया गया है। तो उसके बाद हम लोगों को 4 कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ना है। सितंबर में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहला नंबर की कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और ये देखिए मुंबई को पहचानना आसान है, यहां पर क्या है? मुंबई है। और मुंबई में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था मुंबई। और इसके अंतर्गत भी मुंबई को पहचानना आसान है, तो मुंबई को यहां पर
मुंबई। और मुंबई को तो कई दृष्टिकोण से हम लोगों को देखना है। मुंबई को बंदरगाह के रूप में भी देखना है, मुंबई हाईवे को हम लोग पेट्रोलियम के रूप में भी देखना है। तो हम लोग जब ज्योग्राफी के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतिहास के अंतर्गत टोटल इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो यह क्या है, मुंबई है। और यह यहाँ पर क्या हुआ था, तो कांग्रेस का 1885 में ये स्थापना हुआ था। उसके अतिरिक्त सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, वह कहां हुआ, कोलकाता में। और कोलकाता कहां अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो पश्चिम बंगाल में चलिए और कोलकाता में चलिए, यहां पर आइए, और यह है कोलकाता। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में आप पहुंचने का प्रयास मत कीजिएगा। इसी प्रकार से यहां पर कहां कोलकाता है, तो यह देखिए कोलकाता यहां पर है। यह बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसको छोड़ दीजिएगा। यह क्या है, यह बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसको छोड़ दीजिएगा। नहीं तो उसके अंतर्गत भी इस तरह से कई चिन्ह पाए जाते हैं, क्योंकि वह क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको भारत के मैप में रहना है। और यह जो क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र आ रहा है, यह सब क्षेत्र, यह क्या है, यह बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोलकाता। यहां पर 4 सितंबर सन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अंतर्गत जो अन्य नेसेसरी फैक्ट है उसको मैं नोट्स के रूप में भी दिया हूं और डिस्कशन भी किया हूं, उससे देख लीजिएगा। उसके बाद 1920 में ही दिसंबर में नागपुर में, यानी कि अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वह नागपुर कहां अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और महाराष्ट्र राज्य कहां है, तो यहां है। इसको लोकेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिए कि यह कहां जा रहा है, और इससे ध्यान दीजिएगा कि यह कहां आ रहा है। और नागपुर आपका यही है, यह है आपका नागपुर। एक बात और मैं कहूंगा, मानचित्र जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो फाइनल चर्चा कर रहा हूं, तो देखिए माइंड से यह बात निकाल दीजिए कि मेरा जो मानचित्र के अंतर्गत लोकेट कर रहे हैं वह इधर उधर हो रहा है। क्योंकि देखिए सैटेलाइट से तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि एकदम सैटेलाइट से हम फोकस करते हैं कि नहीं वह स्थान वहां पर है अथवा नहीं है। वास्तव में थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हो सकता है, लेकिन माइंड से यह बात निकाल दीजिए कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप सकारात्मक सोच के साथ करना प्रारंभ कीजिए, नो डाउट आपका गलत नहीं होगा। तो नागपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो दिसंबर 1920 में हुआ था। और यह जो मिलेगा यह इसके अंतर्गत, तो आपका नागपुर यहां पर है। यानी हम दोनों में दिखा रहे हैं, यह पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर यहां पर है, और फिजिकल मैप के अंतर्गत भी हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर यहां पर है। चूंकि मैं इस पर लिख नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमको अभी ज्योग्राफी के अंतर्गत भी कई चीजों को दर्शित करने की आवश्यकता है। तो देख लीजिएगा नागपुर। उसके बाद देखिए 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है। मद्रास का आज वर्तमान नाम किस नाम से जाना जाता है, तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और मद्रास कहां अवस्थित है, तो मद्रास यहां पर अवस्थित है, चेन्नई यहां पर अवस्थित है। अब ये देखिए कि चेन्नई को एक बंदरगाह के रूप में भी हम लोगों को देखना है। जब हम लोग चलेंगे तो पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम लोग मानचित्र का कार्य समझना प्रारंभ करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो पूर्वी क्षेत्र का कोई एक मानचित्र दर्शित कीजिए, तो यह पूर्वी क्षेत्र में है कि नहीं है। और यहां पर चेन्नई यानी कि मद्रास में जो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यह मद्रास के रूप में भी यह हम लोग फैक्ट देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और कांग्रेस का अधिवेशन पूछता है, और वह कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर भी मैं फैक्ट दे चुका हूं। चाहे 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है उस पर भी मैं फैक्ट्स दे चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। और इस पर जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है,
तो उसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था। और यह लाहौर, देखो उस समय जो लाहौर था तो पाकिस्तान में, यह आज के पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी हम जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद भी हुआ, लेकिन आज़ाद होने से पूर्व हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ा, यानी कि देश को विभाजित करना पड़ा और एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। तो यह आज किस में अवस्थित है? तो यह पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से देखिए कि हम लोग को 4 कांग्रेस का अधिवेशन देखना था। 1929 का लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद 4 सितंबर सन 1920 का ये कोलकाता अधिवेशन, उसके बाद दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन, उसके बाद 1927 का मद्रास, या उसी को आज वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। और वह उसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, और यह है मुंबई। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कोर्स के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उतने हम लोग मानचित्र देख लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पूछा जा रहा है, जैसे इसके अंतर्गत तो मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे तो 2024 में यह भी पूछा गया है कि बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है, और बिहार यहां पर है और पटना यहां पर मिलेगा आपको। तो चंपारण से ही इसको लोकेट कर लेंगे, देख लेंगे, यहां पर आपका पटना मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक बार 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको यह पूरे स्टेट को जानना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बार बार कहते हैं कि पंजाब की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु हुआ, ये आंध्र हुआ, ये तेलंगाना हुआ, ये हुआ आपका ओडिशा, ये हुआ छत्तीसगढ़, ये हुआ पश्चिम बंगाल, ये हुआ झारखंड, ये है आपका बिहार, और ये है उत्तर प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, और यह है हरियाणा, ये दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, और यह है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। तो राज्य को लोकेट कीजिए। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर उतना ध्यान नहीं देते हैं तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भारत के राज्य को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग को देखना क्या है कि 10th क्लास के अंतर्गत मानचित्र के कार्य कहाँ से पूछने की संभावना रहता है। अब उसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं आनंद भवन कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में अवस्थित है। सारनाथ, तो वाराणसी में का सारनाथ, तो सारनाथ से अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2022 में के अंतर्गत पूछा गया था, उसी तरह से 2023 के अंतर्गत भी पूछा गया था। यद्यपि इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वाराणसी कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर अवस्थित है। तो इसको डालिएगा तो यहाँ पर। उसी तरह से अल्फ्रेड पार्क के रूप में कहें, अल्फ्रेड पार्क जहां पर चंद्रशेखर आजाद की शहीद हुए थे। चाहे आनंद भवन अवस्थित है, कहां अवस्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है, और इसको दिखाइएगा तो यहां पर दिखाइएगा। उसी तरह से ये आपका फिजिकल मैप है। अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें तो वाराणसी को यहां पर दिखाइएगा और प्रयागराज को यहां पर दिखाइएगा। एक और प्रसिद्ध चीज है कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो महात्मा गांधी खिलाफत असहयोग आंदोलन किए, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुस्लिम थे उनका नेतृत्व किया जा रहा था, और देखा गया था कि कांग्रेस से मुस्लिम लीग पृथक चलता था। लेकिन जब महात्मा गांधी आए, यानी 1915 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए और भारत की राजनीति में जब सक्रिय हुए, तो उन्होंने सोचा कि अगर मुस्लिम को
साथ में जब तक से लेकर के नहीं चला जाएगा तब तक से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो महात्मा गांधी प्रयास किए और प्रयास के परिणाम स्वरूप 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। तो इसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी ही पूछ दिया तो उस रूप में भी हम लोग इसको लोकेट कर लेंगे। अगर 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के रूप में भी पूछ दिया तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे। तो आपका लखनऊ कहाँ है अवस्थित है, तो लखनऊ आपका यहां पर अवस्थित है। लखनऊ आपका यहां पर अवस्थित है। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल मैप में आएंगे तो यह उत्तर प्रदेश है और लखनऊ आपका यहां पर अवस्थित है। लखनऊ आपका यहां पर अवस्थित है। अब इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, या तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो देखिए वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था बल्कि कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसी के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा किया गया था। और वह स्थान कौन सा है, वर्धा। वर्धा कहां अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और यह वर्धा अवस्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में, यहां पर वर्धा अवस्थित है, वर्धा अवस्थित है। और इसी तरह से यहां पर क्या है तो वर्धा अवस्थित है। इसके अतिरिक्त इतिहास से अन्य कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहता है। पुनः एक बार हम लोग मैप पर देख लेते हैं। आप भी मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा और मैप के अंतर्गत बना करके आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ क्योंकि मुझको इसी के साथ हमको ज्योग्राफी का भी पढ़ाना है, चूंकि इस पर दिक्कत हो जाता है। तो देखिए यह चंपारण है जो बिहार राज्य में अवस्थित है। यह चौरी चौरा है जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में अवस्थित है। यह आपका अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए है जो पंजाब राज्य में अवस्थित है। उसी तरह से यह अहमदाबाद जो सूती मिल मजदूर आंदोलन है जो 1918 में हुआ था। यह है आपका खेड़ा जो 1918 में एक किसान आंदोलन हुआ था, खेड़ा है। यह है बरदोली जो 1928 में बरदोली में किसान ने सत्याग्रह किया था। यह है दांडी जो कि जहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। यह है मुंबई जो जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुआ था। यह है नागपुर जहां पर कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था। यह है कोलकाता जहां पर 4 सितंबर सन 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। यह नागपुर अधिवेशन है, दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन है। उसके बाद यह 1927 कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन है और यह है 1929 जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। उसके अतिरिक्त यह वर्धा है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और यह क्या है, तो यह पटना यानी बिहार की राजधानी पटना है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर सारनाथ, तो सारनाथ के विषय में यानी वाराणसी के विषय में अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यह प्रयागराज है। प्रयागराज 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे तो कुंभ मेला के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन हम लोग को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आनंद भवन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा नंबर अल्फ्रेड पार्क जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो यह है आपका इतिहास के अंतर्गत। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास के अंतर्गत जो फैक्ट आप पढ़ेंगे, जो याद करेंगे, तो फैक्ट के साथ आपका जो उत्तर आएगा इसी से आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग अब भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल के अंतर्गत जो मानचित्र का कार्य हम जैसा कि बताए हैं कि भूगोल के अंतर्गत मानचित्र का कार्य थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कई क्षेत्रों से वहां पर पूछने की संभावना होता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि एक बार आप लोग इसको सीख लेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और 5 नंबर का काम भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो पहले हम लोग मृदा से प्रारंभ करते हैं कि हम लोग को जो 6 प्रकार की भारत में मृदा है। और हमने हम जैसा कि कहे हैं कि देखिए मृदा को एक चीज के लिए तैयार रखिए, विस्तृत
या दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन कहते हैं, तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के लिए मृदा को बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा और मानचित्र बना करके अगर लिखते हैं तो नो डाउट आपको 6 में 6 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर मानचित्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो मानचित्र से रिलेटेड ही बात करूंगा। मानचित्र के अंतर्गत जो मृदा से पूछा जाता है, तो 6 प्रकार की जो मृदा है उसी से क्वेश्चन किया जाता है। देखिए, तो मृदा के अंतर्गत पहला नंबर की मरुस्थलीय मृदा की बात करें, तो मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करते हैं, तो जरा सोचिए कि हम लोग छोटे क्लास से यह पढ़ते चले आए हैं कि मरुस्थल, भारत में मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान राज्य है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो मरुस्थल जो है वहीं पर मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। और यह जो क्षेत्र है, अगर हम राजस्थान की क्षेत्र की बात करें, तो यह राजस्थान का क्षेत्र ऐसे कुछ गुजरात के कच्छ का रण है, ऐसे जो बना हुआ है, यह क्या है, यह यहाँ पर जो भी मृदा मिलेगी वह मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम यह जो फिजिकल मैप है इसके अंतर्गत हम अगर मृदा की बात करें, तो यह जो मृदा मिलेगा मरुस्थलीय मृदा, यह मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। यद्यपि मरुस्थलीय मृदा बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछ देता है इसके विषय में ना तो मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं। लेकिन यदि हम सबको समझे रहेंगे तो इस बात में संदेह नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मरुस्थलीय मृदा यानी कि जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, और यह मरुस्थलीय मृदा है। उसके बाद दूसरा हम लोग मृदा देखते हैं, पर्वतीय मृदा। हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या अवस्थित है, तो हिमालय पर्वत अवस्थित है। तो पर्वतीय मृदा कहां मिलेगा, हिमालय पर्वत पर मिलेंगे। और इस पर्वतीय मृदा की बात करें तो यहां से यानी कि यह क्षेत्र से लगाए संपूर्ण उत्तराखंड और इसके बाद इस तरह से जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या मिलता है, पर्वतीय मृदा मिलता है। यानी हम लोकेट कर रहे हैं, यह क्या है, पर्वतीय मृदा। यहां पर पूरा हम कलर नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह क्या है। यह जो लाइन खींचे हैं इसके इधर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगर हम यह पर्वतीय मृदा की बात करें तो पर्वतीय मृदा कहां पाई जाती है, तो हिमालय पर्वत के पास पाई जाती है। देखिए यहां पर हम लोग मानचित्र को लोकेट कैसे करना है और आपके अंतर्गत कोर्स के अंतर्गत क्या चीजें दिया गया है उसी पर मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं। तो यह पर्वतीय मृदा है और यहां से जो बॉर्डर हम खींच रहे हैं उसके जो ऊपर की मृदा है उसको हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जलोढ़ मृदा, हम लोग उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग 9th क्लास में पढ़े। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था तो हिमालय पर्वत के निर्माण के क्रम में एक गर्त, एक भ्रंश उत्पन्न हुआ और कालांतर में लाखों वर्षों तक जो हिमालय नदियां अपने साथ अवसाद ला करके उस गड्ढे को, उस गर्त को, उस भ्रंश को भरती चली गई, जिसके कारण क्या निर्मित हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और यह उत्तर के विशाल मैदान किन 3 नदियों से बना हुआ है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के भी नाम से जाना जाता है। और यही तो यह अवस्थित कहां है, यह जो अवस्थित कहां है, तो यह अवस्थित है कि संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान, जो हम लोग संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग पढ़े हैं, तो संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान, इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ सिंधु नदी है और यहाँ पर गंगा नदी है। तो हम लोग गंगा नदी को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल अभी उत्तर के विशाल मैदान के रूप में देखते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत जो पाया जाएगा, तो इसके अतिरिक्त उत्तर के विशाल मैदान के अतिरिक्त एक गलियारे के रूप में राजस्थान तथा गुजरात में भी यह मृदा पाई जाती है, एक गलियारे के रूप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इस संपूर्ण उत्तर के विशाल में क्या मैदान में क्या पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
यह जलोढ़ मृदा है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो लाइन है, यह जो लाइन खींचे हैं, इसके ऊपर क्या मिलता है, पर्वतीय मृदा मिलता है। और इस लाइन और इस लाइन के जो बीच में मिल रहा है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर के अतिरिक्त जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यह सब क्या है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यह सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो यह देखिए कि संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान एक गलियारे के रूप में गुजरात तथा राजस्थान तथा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो हम लोग 3 मृदा को देखें। नंबर 1 कि हम लोगों ने देखा कि मरुस्थलीय मृदा, नंबर 2 पर्वतीय मृदा, तथा अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हम लोग जलोढ़ मृदा को देखें, क्योंकि यह जो मृदा का निर्माण होता है कि नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा कर के लाया जाता है, जो जलोढ़ बहा कर के लाया जाता है और उन जलोढ़ों के निक्षेप के कारण इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो यह है आपका जलोढ़ मृदा। उसके बाद एक और मृदा हम देखते हैं, तो हम लोग लेटराइट मृदा देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। वैसे जलोढ़ मृदा से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर हम लेटराइट मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो देखिए लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है, लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वह निछालन के परिणाम स्वरूप होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर क्या होगी, मृदा निछालित होगी, और निछालित तो होने के बाद लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ। हम पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को देखते हैं, जो कि अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है, और यहाँ पर पट्टी के रूप में यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद लेटराइट मृदा यहाँ पर भी अरावली पर्वत के, जो अरावली पर्वत राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, राजस्थान के अरावली पर्वत के जो पूरब में भी कुछ लेटराइट मृदा पाई जाती है, यानी यहाँ पर भी लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा यहाँ पर भी पाई जाती है, और लेटराइट मृदा यहाँ पर पाई जाती है। उसके अतिरिक्त जो गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ी है, कहाँ है, मेघालय में है। और मेघालय हम जानते हैं कि मेघालय वैसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान मासिनराम वहीं पर अवस्थित है। तो यह जो गारो खासो और जयंतिया की जो पहाड़ी है, ये है गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी, और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी आपका लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो 3 जगह, यानी कि एक अरावली पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में भी थोड़ा सा लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर भी क्या पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में जो गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ी है, गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी के पास उत्तर साइड में आपका क्या पाया जाता है, तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। वस्तुतः दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर भी लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेकिन यह 3 जो स्थान है, तो प्रमुख रूप से यह जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, उसके बाद आपका अरावली पर्वत के पूरब में है, और उसके बाद यह गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ी के उत्तर में है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, तो यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो काली मृदा, तो गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य गंगा का मैदान से होते हुए यह एमपी, उसके बाद कृष्णा की घाटी से होते हुए संपूर्ण महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, तो काली मृदा पाई जाती है। यह जो रेड कलर से कर रहे हैं, यह क्या है, काली मृदा है, यह काली मृदा का क्षेत्र है, काली मृदा का क्षेत्र है। यानी फैक्ट याद रखिए, गुजरात यानी कि सौराष्ट्र के बाद उसके बाद एमपी में चले जाइए, एमपी से मध्य गंगा के मैदान जो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसके बाद यहीं से निकल जाइए तो कृष्णा की घाटी, कृष्णा नदी याद होगा आपका, दक्षिण की नदी है, जो कि
पश्चिमी घाट से निकलती है और वह पूरब की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो खैर हम जब बांध की बात करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। यह क्या है, काली मृदा पाई जाती है और यहाँ संपूर्ण महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, काली मृदा पाई जाती है। और शेष जो क्षेत्र बचता है, जो शेष क्षेत्र है वह लाल और पीली मृदा पाई जाती है, लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिए, 6 प्रकार की मृदा है। तो यह फैक्ट याद हो रहेगा तो नो डाउट आप लोग मृदा से कोई भी मानचित्र का कार्य पूछा जाता है, चाहे मरुस्थलीय मृदा से पूछा जाता है, चाहे ये पर्वतीय मृदा से पूछा जाता है, चाहे जलोढ़ मृदा से पूछा जाता है, चाहे लेटराइट मृदा से पूछा जाता है, चाहे काली मृदा जिसको हम लोग काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, जिसको रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। उसके बाद लाल और पीली मृदा, ये 6 प्रकार की जो मृदा है, इससे कोई भी मृदा पूछता है तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि यह तो गंदा हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग एक दो और चीज़ इसी में देखते हैं। इसी में तो हम लोग इसके अतिरिक्त, यानी यह मृदा है, मृदा के अतिरिक्त हम लोग बांध को देखते हैं और नदी के साथ बांध पूछता है, तथा कभी कभी नदियों को भी के विषय में भी पूछ रहा है। तो नदी के साथ हम लोग बांध को देखते हैं। तो हम लोग को कितना बांध देखना है, तो हम लोग को 8 बांध देखना है। तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपको फैक्ट याद होना चाहिए। यदि फैक्ट याद नहीं है तो आप मानचित्र का कार्य नहीं कर सकते हैं। हम लोग को कितने बांध याद करना है, तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है, सतलुज नदी पर अवस्थित है। उसके बाद हम लोग को देखना है राणा प्रताप सागर बांध, यह किस नदी पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपका चंबल नदी पर अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान राज्य में अवस्थित है। उसके बाद हम लोगों को देखना है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है, तो गुजरात राज्य में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, तो यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों को देखना है तो उत्तराखंड को देखना है, यानी टिहरी बांध को देखना है। अब टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो वैसे तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, लेकिन अगर गंगा नदी आ जाए तो गंगा नदी का ऑप्शन यदि आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे बहुविकल्पी के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम दोनों ही दृष्टिकोण से इसको चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों की सम्मिलित धारा जब देवप्रयाग में आपस में मिलती है तो उसी को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। तो यह चौथा हुआ। अगर हम 5वें की बात करें तो ये हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। उसके बाद तुंगभद्रा बांध की बात करें तो तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है, और किस राज्य में है, तो कर्नाटका राज्य में है। उसके बाद यदि हम बात करें तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और किस राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। उसी प्रकार से भाखड़ा नांगल बांध की यदि बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध भी किस राज्य में अवस्थित है, तो पंजाब तथा हरियाणा राज्य में अवस्थित। अब इसको देखते हैं, तो हम लोग संपूर्ण रूप से इसको देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि यह बांध कहाँ अवस्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर अवस्थित है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि यह पॉलिटिकल मैप है। पहले पॉलिटिकल मैप में समझ लेते हैं। देखिए मृदा थोड़ा सा इधर भी हो जाता है, उससे घबराने वाली जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा है, थोड़ा सा इधर भी हो गया, थोड़ा सा उधर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बांध की बात करें तो बांध को देखिए, पहले यहाँ पर कौन सा बांध है, तो यह पंजाब है और यह हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर जो बांध है भाखड़ा नांगल बांध है, यह भाखड़ा नांगल बांध जो सतलुज नदी पर बना है। हम नदी को दर्शाएंगे। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध यह राजस्थान के यहाँ पर अवस्थित है, राणा प्रताप सागर बांध। उसी प्रकार से अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध यहाँ पर बना है, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से निकल करके आती है और खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो यह है सरदार सरोवर बांध। उसके बाद यह ओडिशा राज्य है और ओडिशा राज्य के अंतर्गत यहाँ पर आपका है
हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। उसके बाद कौन सा बांध है, तो उसके बाद है हीराकुंड बांध के बाद यह बांध आपका है तुंगभद्रा बांध, और यहां पर है आपका नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। 1 2 3 4 5 6 7, ओह एक छूट रहा है, कहां से छूट रहा है, 1 मिनट। खैर इसी को देखते हैं कि यह है आपका भाखड़ा नांगल बांध, यह है आपका टिहरी बांध, यह है आपका राणा प्रताप सागर बांध, यह है आपका सरदार सरोवर बांध, और यह है आपका तुंगभद्रा बांध, और यह है आपका नागार्जुन सागर बांध, और यह है हीराकुंड बांध। मैक्सिमम टाइम हीराकुंड बांध से पूछता है किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर अवस्थित है। अब इस मैप के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह कहाँ लोकेट हुआ है। तो देखिए यह हीराकुंड बांध की यदि बात करें तो हीराकुंड बांध यहां पर अवस्थित है। इसको हम दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, रेड नहीं ब्लू इस्तेमाल करते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, यहां पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। यदि हम भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध यहां पर अवस्थित है। हाँ एक और बांध है जो चिनाव नदी पर अवस्थित है, वो ध्यान से उतर रहा था, चिनाव नदी पर अवस्थित है, और वह कहां अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में यहां पर है, यहां पर है, चिनाव नदी पर है, जिसको हम लोग सलाला बांध के नाम से जानते हैं। सलाला बांध यानी 8 बांध हम लोग को पढ़ना है। सलाला बांध जो चिनाव नदी पर है, जो चिनाव नदी पर है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध जो सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और भागीरथी नदी पर है। उसके बाद हम लोग को राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर अवस्थित है। उसके बाद हम लोग को सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है। उसके बाद तुंगभद्रा बांध जो तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। उसके बाद हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर अवस्थित है। तो स्टेट वाइज देख लीजिए कि स्टेट में यह जम्मू कश्मीर राज्य, देखिए इसका विभाजन हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मैप को समझना है। तो यहां पर देखिए सलाला बांध किस नदी पर, चिनाव नदी पर। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश किस नदी पर, सतलुज नदी पर। उसके बाद टिहरी बांध किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर। गंगा नदी भी कह देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। किस राज्य में, तो राजस्थान राज्य में। उसके बाद सरदार सरोवर बांध किस राज्य में, तो आपका गुजरात राज्य में। किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। तुंगभद्रा बांध की यदि बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर किस राज्य में, कर्नाटका में। उसके बाद हम लोग नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, तेलंगाना है, और उसके बॉर्डर पर अवस्थित है, और कृष्णा नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यही हम लोग को 8 बांध देखना है। तो 8 बांध को देख लेते हैं, ये आपका पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं, क्योंकि यह गंदा हो गया है और डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो यह है आपका हीराकुंड बांध, यह है आपका सलाला बांध, यह है आपका सलाला बांध, यह है आपका भाखड़ा नांगल बांध, और यह है आपका यह है राणा प्रताप सागर बांध, यह है आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। उसके बाद आते हैं कर्नाटका में आते हैं, और यहां पर है आपका तुंगभद्रा बांध, और यहां पर है आपका ये लोकेशन है, यहां पर आपका है ये नागार्जुन सागर बांध। तो आपका देख लीजिए, फिर पुनः देख लीजिए कि यह क्या है, तो सलाला बांध है। उसके बाद ये भाखड़ा नांगल बांध है। टिहरी बांध मैं भूल गया हूं, यह है टिहरी बांध, टिहरी बांध। तो यह है सलाला बांध, यह है भाखड़ा नांगल बांध, यह है टिहरी बांध।
उसके बाद यह है राणा प्रताप सागर बांध, यह है आपका सरदार सरोवर बांध, यह है तुंगभद्रा, यह है नागार्जुन सागर बांध और यह है आपका हीराकुंड बांध। वस्तुतः इसमें प्रमुख जो होता है मैक्सिमम टाइम हीराकुंड बांध तथा सरदार सरोवर बांध से क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसके साथ में नदी की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत नदी तो दर्शा नहीं पाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग नदी को देखते हैं कि कभी कभी नदी से क्या क्वेश्चन पूछता है। नदी से यह क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर की कोई किसी नदी को बांध सहित दर्शित कीजिए, या कभी कभी पूछता है कि उत्तर की किसी नदी को दर्शित कीजिए, या कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है हिमालयी नदी को दर्शित कीजिए, इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या होता है आपका चिन्ह दिया रहता है, कोई ना कोई चिन्ह दिया रहता है, कोई ना कोई चिन्ह दिया रहता है, एस दे देगा, चाहे इस तरह से दे देगा, चाहे कुछ भी चिन्ह निर्धारित किया रहता है। तो नदी अगर चाहे हिमालयी नदी को पूछता है, चाहे उत्तर की नदी को पूछता है, चाहे टिहरी बांध को नदी के साथ पूछता है, यदि तीनों क्वेश्चन पूछता है तो नो डाउट आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्या है, टिहरी बांध है, यहाँ से आती है भागीरथी नदी और यहाँ से आती है अलकनंदा नदी और दोनों ही देवप्रयाग में आकर के क्या हो जाती हैं, उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह नदी प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से कहाँ जाती है, बनारस, और बनारस से होते हुए यह बिहार राज्य में जाती है और बिहार राज्य से यह पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में यह दो धाराओं में बंट जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है वह बांग्लादेश में चला जाता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और उसकी एक जो धारा है वह इस तरह से कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। तो अगर नदी के रूप में, अगर उत्तर की किसी नदी के रूप में अगर हम बात करें, चाहे हिमालयी नदी के विषय में बात करें, तो नो डाउट तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको गंगा नदी से यह काम हो जाएगा। अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज क्या है, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर पर्वत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। और यह कहाँ चली जाती है, यह नदी जाकर के सिंधु नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। इसी प्रकार से अगर हम चिनाव नदी की बात करें तो चिनाव नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल करके यह भी नदी क्या हो जाती है, यह भी नदी भाखड़ा नांगल, यह भी नदी क्या होती है कि आपका सिंधु नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर किस बांध पर बना हुआ है, किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ, और नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए वह गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। वस्तुतः नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी यह जो ये क्या होती है, हीराकुंड किस नदी पर बसा हुआ है, तो यह हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो देखिए कभी कभी यह पूछता है कि उत्तर की किसी नदी को बांध सहित दर्शित कीजिए। तो उत्तर की नदी की अगर बात करें तो हम यहाँ पर तीन नदी, वैसे मुख्य रूप से गंगा नदी को रखिए, इस पर टिहरी बांध बना हुआ है। अगर पर्वत ये हिमालयी नदी को पूछता है, चाहे उत्तर की किसी नदी को पूछता है, चाहे बांध सहित नदी को पूछता है टिहरी बांध के संबंध में, तो यह गंगा नदी को आप लोकेट करके रखिए। वैसे सतलुज नदी को भी रखते हैं तो यह भी क्या है, यह भी हिमालयी नदी है, उत्तर की नदी है, तथा इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। उसके बाद नर्मदा की यदि बात करें जो कि सरदार सरोवर बांध जिस पर बना हुआ है, उसी प्रकार से अगर हीराकुंड की बात करें तो जो कि महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। उसके बाद जो पश्चिम घाट से निकलती है वह एक नदी जिसको हम लोग कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं, और उत्तर की यह नदी है। और यह अगर बात करें तो यह जो नदी है इस तरह से प्रवाहित होती है, और यह जो तुंगभद्रा नदी है, यह तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी होती है। तो यह क्या है, यह प्रायद्वीपीय नदी है तथा उत्तर की नदी है। तो उत्तर की नदी के रूप में कृष्णा नदी को रख लीजिए। उसके बाद दक्षिण की नदी है
दक्षिण की नदी के रूप में आप कृष्णा नदी को रख लीजिए, और उत्तर की नदी के रूप में अगर पूछता है तो आपको गंगा नदी को रख लीजिए। उसके बाद आठों बांध का सिचुएशन जान लीजिए कि यह है सलाला बांध, यह है भाखड़ा नांगल बांध, यह है टिहरी बांध, यह है राणा प्रताप सागर बांध, यह है सरदार सरोवर बांध, यह है तुंगभद्रा बांध, यह है आपका नागार्जुन सागर बांध, यह है आपका हीराकुंड बांध। इतने बांध से हो जाता है। तो यह है नदी के साथ बांध। इसके अतिरिक्त इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग फसल के विषय में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख फसलों के विषय में पूछा जाता है। फसलों से जो क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि फसलों से क्या पूछता है, तो प्रमुख फसल उत्पादक राज्य पूछता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि प्रमुख फसल उत्पादक राज्य, तो हम लोग को फसल के रूप में क्या पढ़ना है, तो फसल के रूप में गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन जिसको जूट भी बोला जाता है, जूट भी बोला जाता है, उसके बाद कपास, उसके बाद चाय, कॉफी और रबर। तो हमने इसलिए पहले ही कहा कि जो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मैपिंग कार्य होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ सेट नहीं है। अब हम लोगों को 8 बांध पढ़ना है और 8 बांध से एक ही बांध पूछ सकता है, वह भी कभी कभी नदी पूछ देता है। कभी कभी देखा गया है कि जो फसल के अंतर्गत जो क्वेश्चन करता है तो इतनी फसल को पढ़ना है, चाहे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, गन्ना की बात करें, पटसन की बात करें, कपास की बात करें, चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, चाहे रबड़ की बात करें, तो इतनी हम फसल से पढ़ते हैं। तो कभी कभी किससे, तो कभी कभी चाय से, कभी कभी कॉफ़ी से, कभी कभी रबड़ से, कभी कभी गन्ना से, कभी कभी पटसन से, या कभी कभी कपास से क्वेश्चन कर देता है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख उत्पादक राज्य पूछता है। तो देखिए, हम ज्योग्राफी के अंतर्गत जब लेसन इसको पर डिस्कशन किए हैं उसके नोट्स के साथ इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के विषय में चर्चा किए हुए हैं। यहां पर देखिए कि गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा है। अगर चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अगर गन्ना की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पटसन और जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, कपास की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात, यानी गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद अगर चाय की बात करें तो चाय असम में, कॉफी की बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, और रबड़ की बात करें तो केरल। तो प्रमुख उत्पादक राज्य पूछ रहा है। तो अब यहां पर देखिए एकदम बिल्कुल आसान हो गया। क्यों? कि गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। गन्ना की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात हो गया। पटसन की बात करें यानी जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया। और इसी तरह से हम लोग को कपास की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। उसी प्रकार से चाय की बात करें तो आसाम हो गया, रबड़ की बात करें तो केरल हो गया। तो अब यहाँ पर फसल के रूप में जो मानचित्र का कार्य पूछा जाता है, यदि आपको यह फैक्ट याद है तो नो डाउट आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भारत के मैप पर आप राज्य को पहले देखना सीखिए, पहले समझना सीखिए, उसको पहचानना सीखिए, तब जाकर के आपका मैप का कार्य हो सकता है। तो देखिए, अब गेहूं के लिए पंजाब, तो सीधी बात है कि पंजाब में उठा करके गेहूं को रखिए और लिखिए, यहां पर लिखिए पंजाब और गेहूं। तो वहां पर देखिए, यहां पर मैं इस चिन्ह को डाल दिया, लेकिन ज्योग्राफी के अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत खुद चिन्ह दिया रहता है कि इस चिन्ह से इसको दर्शित कीजिए। जैसे कि अगर इसी को पूछता है तो कह देगा कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, इससे दर्शित कीजिए। तो उसी चिन्ह को इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है।
उसके बाद अगर हम प्रमुख चावल उत्पादक की बात करें तो देखिए, चावल उत्पादक अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा ही कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, ये जो पूर्वी क्षेत्र है या संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। तो हमको पश्चिम बंगाल तक रहना है। उसी तरह से अगर गेहूं की बात करें तो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, यह सब गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। लेकिन प्रमुख अगर गेहूं उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वह पंजाब है। उसी तरह से प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वह कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य की यदि बात किया जाए तो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, और यह है उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो चिन्ह वो दिया है पेपर के अंतर्गत, जो चिन्ह दिया गया है उसी चिन्ह का मैक्सिमम टाइम प्रयोग कीजिएगा और लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश और यहां पर ब्रैकेट में गन्ना। तो गन्ना उत्पादन हो गया। उसी तरह से अगर हम पटसन की बात करें तो यहां पर चावल और पटसन, तो पटसन भी क्या है? तो पटसन उत्पादक प्रमुख अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। यद्यपि जो बांग्लादेश के अंतर्गत चला गया क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी मैक्सिमम पटसन का उत्पादन होता था। तो मैक्सिमम पश्चिम बंगाल का जो वो क्षेत्र जहां पर पटसन का काफी मात्रा में उत्पादन होता था, वह कहां चला गया? वह बांग्लादेश में चला गया। क्योंकि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप यह पाकिस्तान यहां पर बनाया गया, और पाकिस्तान के कुछ भाग यानी कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में बना। लेकिन 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद जो पटसन के क्षेत्र हैं वह आज बांग्लादेश में पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के किनारे पटसन उद्योग से जुड़े हुए तमाम तरह के कारखाने मिलते हैं, क्योंकि वहां पर उस प्रकार के क्लाइमेट मिलते हैं, उस प्रकार के मजदूर मिलते हैं, और हुगली नदी के पानी का इस्तेमाल करके वहां पर पटसन उद्योग स्थापित किया गया है। तो खैर यह पटसन के विषय में है। अगर हम कहें कि गन्ना की कपास की बात करें तो काली कपास मृदा किसको कहते हैं? तो काली कपास मृदा काली मृदा को कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? तो अगर सौराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कृष्णा की घाटी की बात करें, यहाँ सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? काली कपास मृदा पाई जाती है। और काली कपास मृदा के अंतर्गत क्या उत्पादन होता है? तो कपास का उत्पादन होता है। वस्तुतः प्रमुख उत्पादक अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी में से कोई एक पूछता है, जो दोनों पेय फसल है। और रबर की यदि बात करें तो रबर के लिए आप प्रमुख उत्पादक राज्य की यदि बात करें तो केरला के अंतर्गत रखिएगा। यह रबर उत्पादक राज्य है, रबर केरल। फिर से मैं कह रहा हूं कि यहां पर पेपर के अंतर्गत जो चिन्ह दिया है उसी चिन्ह को इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इसीलिए अपने तरीके से चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये देखिए कि अगर हम चाय उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, और यह आसाम का क्षेत्र है जहां पर चाय मैक्सिमम पैदा होती है। तो अगर प्रमुख उत्पादक राज्य पूछता है तो प्रमुख उत्पादक राज्य आसाम को शामिल कीजिएगा चाय के लिए। कभी कभी इसके अंतर्गत पूछ देता है कि पश्चिम बंगाल का या जलपाईगुड़ी चाहे दार्जिलिंग क्षेत्र को दर्शित कीजिए चाय उत्पादक के रूप में, तो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग यहीं पर है, इस क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कॉफी के लिए कहता है तो कॉफी के लिए आप किस क्षेत्र को रखेंगे? तो तमिलनाडु को रखेंगे। तमिलनाडु में क्या होता है? कॉफी होता है। वस्तुतः कर्नाटका में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन आप क्या करेंगे? कॉफी और यहां पर लिख देंगे तमिलनाडु। यह है प्रमुख चाय उत्पादक, यानी कि गन्ना उत्पादक यदि बात करें तो पंजाब की बात करें, अगर प्रमुख गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, अगर प्रमुख पटसन उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, प्रमुख चावल उत्पादक की बात करें तो पश्चिम बंगाल, प्रमुख कपास उत्पादक की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र,
अगर प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक की बात करें तो तमिलनाडु, प्रमुख रबर उत्पादक की बात करें तो केरल, उसी तरह से प्रमुख चाय उत्पादक की बात करें तो ये असम का क्षेत्र है, और ये दार्जिलिंग तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है। तो यह जो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो फसल से मानचित्र के अंतर्गत पूछा जाता है, यह संपूर्ण रूप से मानचित्र का कार्य है जो कि फसल से संबंधित है। यानी कि अगर फिर से देख लीजिए, गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, गन्ना की बात करें, पटसन की बात करें, कपास, चाय, कॉफ़ी और रबर, इन्हीं फसलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अब खनिज पदार्थों से है तथा ऊर्जा संसाधन के रूप में चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करें, तो हम लोगों को बचता क्या है कि खनिज संसाधन बचता है, उसके बाद ऊर्जा का केंद्र बचता है, चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करें, और एक बचता है आपका ये बंदरगाह से क्वेश्चन, तथा लास्ट किससे होता है तो कुछ सड़कों के विषय में पूछता है। जैसे कि हम लोग NH-44 के विषय में जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको हम लोग NH-44 के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण को मिलाते हुए उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में वह कन्याकुमारी को मिलाता है। तो इन 4 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक यू।